और खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ में, जहां पर राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। का एक केस है जिसमें 3 महीने के बच्चे की आय 1,20,000 रुपए दिखाई गई है। रोहतक का गांव जसैया है जिसमें 2 साल की लड़की की आय परिवार पहचान पत्र में कहा कि 2 लाख रुपए इस बच्ची की आय है। उससे परिवार की आय बता दी गई। वो सब गरीबी से बाहर हो गए। अचानक नए जो छोटे छोटे बच्चे जो नए पैदा हो रहे हैं, नवजात शिशु जो हैं, वो सीधे इनकम लेकर के पैदा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं। दूसरा, 2 साल की जो लड़की है उसकी आय 2 लाख लिखी गई। उनका कहना है कि नगर निगम में आय ठीक करवाने गए तो वहां पर उनसे पैसे की डिमांड की गई। वहां पर ये एक भ्रष्टाचार का भी नया साधन बन गया है। पूरे राज्य में अगर आप देखें, किसी डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में चले जाइए, वहां पर लोगों की भरमार लगी है। लोग रोजाना फॉर्म लेके वहां पे करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं। और आप सबको भी पता है कि जब सरकारी दफ्तर में कोई मजबूर व्यक्ति अपना कोई काम करवाने के लिए जाता है तो उससे किस तरीके से लूट खसोट की जाती है, किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है। वो एक अलग धंधा भी पूरी तरह से चल रहा है। 800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की अलग अलग केसेस में जो हमारे पास जानकारी है, 800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है इन करेक्शंस को करने के लिए। ये एक अलग धंधा, ये एक अलग व्यवसाय भ्रष्टाचार का शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उनकी सरपरस्ती में जो दलाल बैठे हुए हैं अलग अलग दफ्तरों में, वो 800 रुपए से 3500 रुपए मांग रहे हैं। किसकी गलती के लिए? किसी व्यक्ति ने अपनी जानकारी गलत नहीं दी है। आपने घर बैठे हुए किसी की आय भरी और वो गलत भर दी। सरकार उस बात पर एडमेंट है। अब उसके इफेक्ट्स देखिए आप अलग अलग तरीके से किस किस चीज में होते हैं। एक, सीईटी की परीक्षा हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी भी आय परिवार पहचान पत्र में, एक तो इन्होंने पता नहीं किससे पूछ के बिना त्रुटियां दूर किए हुए परिवार पहचान पत्र कई जगहों पे मैंडेटरी कर दिया कि अब आपको ये लगाना ही होगा अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। और परिवार पहचान पत्र में क्या होता है, इन्होंने उसके आधार पे पहला जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, वो सीईटी का एग्जाम जैसे हुआ तो उसमें अगर आप 1,80,000 रुपए से ऊपर आपकी आय दिखाई गई और चाहे उसमें त्रुटि हो किसी भी तरीके की, तो आप उस ब्रैकेट से बाहर हो जाते हैं। 5 नंबर आपको मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी जो जाता है, जो एग्जाम देने जाता है, वो तो इंडिविजुअल के तौर पे जाता है। अगर उसका भाई कमा रहा है कुछ, या अगर उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य कमा रहा है कुछ, वो उसकी इनकम में तो योगदान नहीं देता। वो बालिग हो चुका है, वो अपना एग्जाम देके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने उसके रास्ते बंद कर दिए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, वो पेंशन पे आ रहा है। अब आप सोचिए, बुढ़ापा पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुढ़ापा पेंशन शुरू क्यों हुई थी, किस सोच के साथ हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि अगर बुढ़ापे में आपका परिवार आपका साथ ना दे, अगर बुढ़ापे में आपका सहारा ना बने, तो सरकार आपको एक सहारे के रूप में एक पेंशन दे रही है, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। यहां पर क्या कर रही है सरकार? यहां कह रही है परिवार में अगर आपका बेटा यूएस में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, अगर वो कमाता है तो फिर आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही एक तरीके से कहें अतार्किक योजना है। अतार्किक तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा, एक और इफेक्ट देखिए इसके ऊपर, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने महीने में 700 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल भर दिया, हमेशा महंगी करते जा रहे हैं, बिजली महंगी करते जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 700 रुपए से ज्यादा आपने बिजली का बिल भर दिया तो फिर आप गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। यानी साल का कितना हुआ? 9,000 रुपए। कोई इस क्राइटेरिया के पीछे लॉजिक नहीं है। आप 1,80,000 रुपए तक का ब्रैकेट देते हैं किसी को, और फिर ये कहते हैं कि अगर उसमें से आपने 9,000 रुपए का पूरे साल में बिल भर दिया तो फिर आप उस 1,80,000 रुपए के इनकम ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं, आपको अमीर मान लिया जाएगा, आपकी सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी जो गरीब व्यक्तियों को दी जाती है। इसी तरीके की ढेरों समस्याएं इस परिवार पहचान पत्र की वजह से पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कार्रवाई करने को, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और जब तक ये त्रुटियां ठीक नहीं होती, तब तक क्या इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता? क्या इस परिवार पहचान पत्र को ऑप्शनल नहीं किया जा सकता? क्या मैंडेटरी करना इसको अनिवार्य है तब तक, जब तक सरकार की तरफ से ये तमाम गलतियां की जा रही हैं? ये हमारा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि ये कौन आपको पॉलिसीज बना के समझाता है कि 700 रुपए का अगर बिजली का बिल आ गया तो कोई व्यक्ति अमीर हो गया?
किसी महीने में 700 रुपए बिल भी आ सकता है, हो सकता है उसकी प्रायोरिटी वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो अपने परिवार को जितनी सुविधा दे सकता है उतनी देना चाहता है, वो 1000 रुपए बिल भरता है हर महीने, साल में 12,000 रुपए, अपनी 1,80,000 रुपए सालाना इनकम में से वो 12,000 रुपए का बिजली का बिल भी भरता है मान लीजिए, तो आप उसको अमीर मान लेंगे? तो आप उसको कहेंगे कि आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी? जो किसान अपनी फसल 1,90,000 रुपए की अगर किसी ने दे दी तो आप उसको अमीर मान लेंगे? आप उसको सुविधाएं नहीं देंगे जो सरकार की तरफ से दी जाती थी। ये सारी चीजें हमें लगता है कि ये बहाना ढूंढा जा रहा है गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि वो सरकार से किसी भी तरीके के सवाल ना पूछ सके। इन सभी लोगों को एंगेज करके रखिए, इनके हाथ में कोई ना कोई फॉर्म दे के रखिए, हमेशा इनको लाइनों में लगा के रखिए, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो उसके बाद की तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, उनमें ये देखने को मिलता है कि आप किसी न किसी बहाने से किसान आंदोलन से लेकर के फिर आप जवानों के लिए योजना लेके आए कि 4 साल में आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी फौज में। आप हमेशा चाहते हैं कि जो लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी कुछ और जोड़ दे, कुछ और ऐड कर दे और वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, सरकार से किसी तरीके का सवाल ना पूछ सके। तो हम आज इन तमाम गरीब लोगों की तरफ से जो पूरे प्रदेश में परेशान है, आज खट्टर सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अपनी योजना को स्थगित करेंगे, क्या अपनी योजना को सस्पेंड करेंगे कुछ समय के लिए जब तक आप इसमें त्रुटियां दूर नहीं कर देते, या फिर हमें सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, सड़क पर इन गरीब लोगों की आवाज को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आज हम आप लोगों के माध्यम से ये सवाल सरकार के सामने रख रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र जैसी जो योजना है जिसमें हजारों हजार त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद ही ऐसी किसी योजना को लागू किया जाना चाहिए, बिना उसके ऐसी कोई योजना लागू नहीं होनी चाहिए। ये हमारा खट्टर सरकार के सामने प्रस्ताव है। अगर वो मान लेंगे तो ठीक, वरना हमें सड़क पर इस मुद्दे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन करें, उससे पहले एक और मुद्दे पर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हम लगातार संदीप सिंह जिस तरीके से मंत्री बने हुए इस सरकार में, हम लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ की, उसको आप अपने मंत्रिमंडल के अंदर बिठा कर रखे हुए हैं, उसको आपने हरियाणा ओलंपिक संघ का आज भी अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लगातार मांग उठा रही है, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा, दोगला चरित्र सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में ये कहा कि वो कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे, कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे संदीप सिंह, क्योंकि उन पे आरोप लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से और खट्टर सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप उस आरोप की वजह से अपनी कार्यकारिणी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति को आप महिला से छेड़छाड़ की वजह से आप अपनी कार्यकारिणी में बिठाना नहीं चाहते, बैठक में नहीं बुलाना चाहते, उसको हरियाणा के सिर पर बोझ की तरह क्यों लाद रखा है, उसको हरियाणा की कैबिनेट में मंत्री क्यों बनाया हुआ है, उसको हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी क्यों बना करके रखा हुआ है। हम एक बार फिर पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए अपना प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। हम बड़ा विरोध प्रदर्शन हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। हम कल यानी 11 तारीख को हम रोहतक के अंदर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उसका घेराव करेंगे, जबरदस्त तरीके से उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि हमारी बहन को, हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ का आरोपी एक व्यक्ति हरियाणा के मंत्रिमंडल में आज भी बना हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस नेता के खिलाफ एक्शन लेना होगा, उसको मंत्रिमंडल से बाहर करना होगा। 11 तारीख को रोहतक में प्रदेश कार्यालय का बीजेपी का घेराव होगा। 13 तारीख को करनाल में अमित शाह जी आ रहे हैं। 14 तारीख को हमने गोहाना में भी ये कहा था कि हरियाणा की बेटी का अपमान करने वाले को, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले को आप मंत्रिमंडल में रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हरियाणा आपका स्वागत करेगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अमित शाह जी दोबारा आ रहे हैं, हम दोबारा उनको चेताना चाहते हैं, हम दोबारा उनको ये बताना चाहते हैं कि या तो अपने आने से पहले इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराइए, वरना हरियाणा की बेटी के मान से खेलने वाला, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाला मंत्री
अगर वो अपनी कुर्सी पर रहेगा तो अमित शाह जी का स्वागत किसी भी कीमत पर हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। पुरजोर विरोध करेंगे, पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। 13 तारीख को उनकी जो यात्रा है अमित शाह जी की, उसका विरोध करनाल में दर्ज कराएंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास का वहां पर घेराव करेंगे। और अगर उसके बाद भी ये नहीं माने, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने उसके बाद भी ऐसा प्रयत्न किया कि वो हरियाणा की धरती पे आए, तो 15 तारीख को चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, महाप्रदर्शन होगा बीजेपी सरकार के खिलाफ, जिससे इनको एहसास हो कि कितना रोष, कितनी नाराजगी हरियाणा के लोगों में इस मुद्दे को लेकर के है। मुझे लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये अमित शाह जी के हरियाणा विजिट से पहले ये संदीप सिंह को यहां से हटाएंगे, मंत्रिमंडल से हटाएंगे, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हटाएंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ में हम पूरी योजना आपके साथ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से आज ही शेयर कर देंगे। कहां पर, किस जगह पर, किस तरह का कार्यक्रम होगा, वो सारा हम अनाउंस कर देंगे। मैंने डेट्स और सिटी आपको आज बता दिए हैं। और ये और जो होगा तो वो पहले जैसे अभी आपने कहा कि हरियाणा में होगा, हरियाणा के बाद पंजाब होगा, या अगर हरियाणा में ही वो चीज मान ली गई तो चंडीगढ़ में दोबारा से होगा क्या? नहीं, मैं तो आपको कह ही रहा हूं, हमारी मांग सिर्फ ये है कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाएं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये मांग स्वीकार कर लेगी, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देगी, उस दिन हमें शौक नहीं है किसी तरीके का प्रदर्शन करने का। हमें सरकार के साथ कोई किसी तरीके की भिड़ंत का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की राह में रोड़े अटकाएंगे तो आम आदमी पार्टी को सड़क पे उतरना पड़ेगा। हरियाणा की बेटियों का अपमान करेंगे तो हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। और अपने इसी कमिटमेंट के चलते महिला सुरक्षा के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आम आदमी पार्टी का है। इसीलिए हमने ये कहा है कि 11 तारीख को एक चेतावनी प्रदर्शन है रोहतक में। नहीं माने तो 13 तारीख को गृह मंत्री के करनाल आगमन का विरोध होगा। नहीं माने तो 15 तारीख को चंडीगढ़ में महाप्रदर्शन होगा। 13 तारीख को विरोध करें तो 14 तारीख को। तो आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने साफ तौर पर बीजेपी के परिवार पहचान पत्र पर सवाल उठा दिए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ढेरों समस्याएं परिवार पहचान पत्र की वजह से देखने को मिल रही है। लोगों को लंबी लंबी कतारों में इन दफ्तरों में खड़ा होना पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगामी जो आंदोलन किए जाएंगे रोहतक में, उसको लेकर भी जानकारी दी है। 11 फरवरी को यानी कि कल रोहतक में आंदोलन किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार संदीप सिंह को हटाने की मांग जो है मंत्रिमंडल से आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है।